हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने टॉप 70 न्यूमेरिकल शामिल किए हैं जो कि रेलवे के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो आपने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया हो या एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया हो। इसमें वैल्यूज़ तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। और इसमें मैंने सभी चैप्टर से क्वेश्चन शामिल किए हैं जिनसे पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आप वीडियो को पूरा अगर देख लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन पूरा तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा भी मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियोज आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने भी, आपके जानने वालों ने अगर अप्लाई किया है रेलवे ग्रुप डी में या एनटीपीसी में, तो उनको आप शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 9800 जूल ऊर्जा 80 न्यूटन भार की वस्तु को उठाने में खर्च की गई। वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? तो दोस्तों, जब भी हम कोई वस्तु को ऊंचाई पर रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m × g × h। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 80 न्यूटन भार की वस्तु है। तो भार आपको पता है कि ये द्रव्यमान गुणे ग्रेविटी होता है, यानी कि m × g जो है क्या होता है, ये भार होता है। अगर यहाँ पे द्रव्यमान दिया होता तो हम यहाँ पे m की जगह 80 लेते और g का मान अलग से रखते, लेकिन यहाँ पे g का मान अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 80 न्यूटन भार दिया गया है जो कि m × g के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम m × g की वैल्यू रख देंगे कितनी, 80 न्यूटन। ठीक है, और h हमें निकालना है और ये किसके बराबर है? तो यहाँ पे दिया गया है ये 9800 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, 9800 न्यूटन के बराबर है। तो अब यहाँ पे हम जो है h का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 9800 और 80 जो है आपका जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 से हम 980 को डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 1 8 दूनी 16 और 2 यहाँ पे, तो 122.5 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दिया गया है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गणना करें। तो बल यहाँ पे हमें निकालना है। बल यानी कि फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है m × a। m क्या है, द्रव्यमान, और a क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है बल के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम। तो F = क्या हो जाएगा, m की जगह हम 5 लिख देंगे। और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना है, तो त्वरण यहाँ पे नहीं दिया गया है। त्वरण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि त्वरण यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। यहाँ पे v क्या होता है, v यानी कि अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे अंतिम वेग कितना है, 7 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग है 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। v का मान जो है 7 और u का मान है 4 और अपॉन t यानी कि टाइम। तो टाइम कितना दिया गया है, 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है, तो बटे 2 हो जाएगा। 7 - 4 यानी कि 3/2 और 3/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 ए की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का मान क्या आ जाएगा, 5 का 1.5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7.5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाएगा तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे दिया गया, कोई गेंद है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। ये ऊपर की ओर फेंकी गई, किस वेग से फेंका जाता है, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रारंभिक वेग क्या है, u का मान है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब भी हम किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर तो ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, जो कि इसको नीचे की ओर खींचती है, तो इसका जो वेग होगा, हम इसको 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक रहे हैं, तो इसका वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण।
और एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेग 0 हो जाएगा और फिर से जो है ये उसके बाद ज़मीन पर ये लौट आएगी। ठीक है, तो इसका यानी कि अंतिम वेग क्या होगा, v इक्वल टू 0। और जिस समय इसका वेग 0 होगा वही इसका उच्चतम बिंदु होगा। और यही यहाँ पे निकालना है कि जब इसका वेग 0 हो जाएगा यानी ये जब उच्चतम बिंदु पर पहुँचेगी तो वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। तो v इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हम गति का पहला समीकरण अप्लाई करेंगे और आराम से जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। v इक्वल टू u प्लस AT, ये होता है गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे 0 इक्वल टू u का मान कितना है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 25 रख दिया हमने, प्लस a का मान क्या रखेंगे, a यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है गुरुत्व त्वरण यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण जो है एक्सेलरेशन यहाँ पे लगेगा और जो कि दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है और ग्रेविटी जो है इसको नीचे की ओर खींची गई और वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और कोई चीज़ इसको ऊपर की ओर ही खींचे, कोई बल इसको ऊपर की ओर ही खींचे, तब जो है त्वरण पॉजिटिव में होगा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड में बल लग रहा है तो इस कारण से एक्सेलरेशन जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। तो यहाँ पे ए का मान जो है हम निगेटिव रखेंगे, कितना, -10। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया -10 और इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को जो है हम इधर लाएंगे, 0 - 25 हो जाएगा इक्वल टू 10t और यहाँ पे ये माइनस में -10t। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 25 को माइनस करेंगे तो ये -25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -10t, माइनस माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। 10t बराबर 25 है तो t बराबर क्या हो जाएगा, 25/10 यानी कि 2.5 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 × mv²। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या होता है, द्रव्यमान, v क्या होता है, वेग। तो यहाँ पे वेग कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 × द्रव्यमान दिया गया है 0.5 इंटू v² यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू 1.2 × 0.5 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 2 से 16 को कैंसिल करेंगे तो 8 बार जाएगा और 8 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 40। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पे 4 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे कार्य बताना है वर्क डन। तो वर्क डन जो है कार्य, ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1/2 × m × v²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे पहले 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी तो उसकी गतिज ऊर्जा अलग रही होगी और बाद में जो है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने लगी, जो कि यहाँ पे अंतिम वेग हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक वेग u हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, अंतिम वेग यानी कि v। तो जब 8 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रही होगी तो इसकी गतिज ऊर्जा अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंतिम वेग से जो गतिज ऊर्जा थी उसमें प्रारंभिक वेग से जो गतिज ऊर्जा थी उसको माइनस कर देंगे तो जो है हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम वेग से गतिज ऊर्जा क्या रही होगी, 1/2 × mv²। ठीक है, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, प्रारंभिक वेग से जो गतिज ऊर्जा थी वो माइनस कर देना है। तो यानी कि 1/2 × mu² हमें माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 × m ये कॉमन है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 1/2 × m ये कॉमन हो जाएगा और v² - u²। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए और यही जो है कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 × m कितना दिया गया है
1 किलोग्राम दिया गया है और v स्क्वायर कितना दिया गया है, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हाफ इंटू 1 इंटू 8 का स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 64 माइनस 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 48। तो हाफ इंटू यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 48, 2 से 48 जाएगा कितने बार, 24 बार। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 24 जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे कार्य किसके बराबर होगा, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वस्तु उठा करके ऊंचाई पर रखते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई भी ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे एम की जगह क्या हो जाएगा 20 किलोग्राम, यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है 20 किलोग्राम, और जी का मान हम क्या रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, तो जी 10 हो जाएगा, और एच दिया गया है 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर हमने रख दिया। तो यहाँ पे 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 दूना 400 इक्वल टू 400 जूल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, तो भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो यहाँ पे 70 किलोग्राम का, यहाँ पे भार की बजाय द्रव्यमान कहना ज़्यादा सही होगा। 70 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया गया है, द्रव्यमान कितना दिया गया है 70 किलोग्राम, और 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। तो कोई भी वस्तु को जब हम ऊंचाई पर रखते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान दिया गया है कितना, 9800 जूल दिया गया है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, एम इंटू जी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है 9800, तो इसकी जगह हमने 9800 रख दिया। एम का मान दिया गया है 70 किलोग्राम, और जी का मान हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो जी का जो है मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी जगह 10 रखेंगे, क्योंकि अगर 9.8 रखेंगे तो जो है आंसर पॉइंट्स में आएगा, जो कि ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, तो और ऊंचाई हमें निकालनी है, एच का मान निकालना है, तो एच जो है यहाँ पे हमने ले लिया, और एच को निकालने के लिए हम 9800 और 70 गुणे 10 को इस तरफ लाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, यहाँ पे 2 हो गया, 7 चौक 28, तो 14 मीटर ये जो है ऊंचाई आ जाएगी, 14 मीटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, और जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है यहाँ पे। तो एक गेंद जो है वो ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर, 80 मीटर ऊंचाई पर है, 80 मीटर ऊंचाई पर है, और इसको छोड़ दिया जाता है तो जो है ये ज़मीन में गिरती है, और पूछा गया है कि जब ये चौथे सेकंड में पहुंचेगी, चौथे सेकंड में ये कितनी दूरी तक पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू जी टू एन माइनस 1। ठीक है, इसके थ्रू आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस हमें निकालना है कि कितनी दूरी तक पहुँचेगी, और यू का मान क्या होगा, तो यू इक्वल टू होगा, यू इक्वल टू 0 होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब हम गेंद को पकड़ करके हमने रखा है 80 मीटर की ऊंचाई पे, तो शुरुआत में उसका वेग तो 0 रहेगा। ठीक है, जब हम छोड़ देंगे तब उसमें गति जो है आ जाएगी, जैसे जैसे वो ज़मीन की तरफ आएगी उसकी गति बढ़ती जाएगी, तो शुरुआत में तो उसकी स्पीड 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे यू का मान जो है हम 0 रखेंगे, प्लस हाफ इंटू जी का मान हमें 10 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 ले लिया, और 10 जो है हमें प्लस में लेना है माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में होगा, क्योंकि जो वस्तु है ये नीचे की ओर गिर रही है, ये नीचे की ओर गिर रहे
और गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है इसको नीचे की ओर ही खींच रहा है। तो जो है यहाँ पे जी का मान इसलिए 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में हमने 10 ले लिया और इंटू 2n-1। तो 2n की जगह पे हमें क्या रखना है, जो टाइम दिया गया है किस सेकंड में, तो चौथे सेकंड में दिया गया है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। 2 × 4 हो जाएगा -1। ठीक है, तो 0 + हाफ यानी कि हाफ ही रहेगा। यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 टाइम्स जाएगा, तो 0 + 5 यानी कि 5 ही रहेगा। ठीक है, और 4 दूनी 8 -1, तो 8 - 1 यानी कि 7। ठीक है, तो 5 × 7, 5 × 7 = क्या हो जाएगा, 35। तो यानी कि 35 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम भार वाले लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पे जो है शक्ति बताना है, और द्रव्यमान दिया गया है 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम क्या दिया गया है, द्रव्यमान, और 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। तो टाइम दिया गया है 4 सेकंड, 4 सेकंड, और ऊंचाई दी गई है 5 मीटर। और निकालना क्या है, तो शक्ति निकालना है। तो शक्ति यानी कि पावर, शक्ति जो है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटे समय जो है शक्ति होता है। और कार्य किसके बराबर होगा, तो ये m × g × h के बराबर होगा। जो उसके द्वारा ऊर्जा खर्च की जाएगी उसी के बराबर कार्य होगा, जो कि m × g × h के बराबर होगा, और अपॉन टाइम हमने कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। m = होगा 40 किलोग्राम। यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए, भार जो है न्यूटन में होता है, द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। तो 40 किलोग्राम जो है द्रव्यमान हो गया। जी का मान हमने 10 लेना है, और एच का मान क्या हो जाएगा, तो एच 5 मीटर दिया गया है, टी 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड, तो 4 से जो है 40 10 बार जाएगा, 10 दहम 100, और 5 से मल्टीप्लाई होगा 100 का, तो 500। और 500 किस में आएगा, वाट में आएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो 500 वाट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे कोई गेंद है जो कि 0.1 किलोग्राम की है, इसको गिराया जाता है 2 मीटर की ऊंचाई से, 2 मीटर की ऊंचाई से इसको गिराया जाता है। ठीक है, तो जब ये गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो कार्य जो है कितना होगा, खर्च की गई ऊर्जा के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, m × g × h के बराबर। ठीक है, वर्क डन = m × g × h। तो m कितना दिया गया है, 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम। g का मान क्या लेंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से 9.8 लेना चाहिए, तो 9.8 हमने ले लिया। और h का मान कितना है, 2 मीटर। और ये यहाँ पे प्लस में लेंगे या माइनस में, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो जब वस्तु को नीचे गिराया जाता है ऊपर से, तो नीचे की ओर आ रही है वस्तु, और गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है आपका इसी तरफ लग रहा है, नीचे की ही तरफ। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, गुरुत्व त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो इसलिए 9.8 पॉजिटिव मिलेंगे × h। ठीक है, h कितना दिया गया है यहाँ पे, 2 मीटर, तो 2 हमने ले लिया। इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 = 16, और 2 × 9 = 18, 1 × 19, और कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.96 जूल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस में भी दिया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे प्लस में लेना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और जो वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो दोनों की दिशा जो है सेम है, इसलिए यहाँ पे प्लस में होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1.96 जूल। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, 40 न्यूटन भार दिया गया है, वेट कितना दिया गया है, 40 न्यूटन, और पावर दिया गया है 160 वाट, P = 160 वाट दिए गए हैं, और टाइम दिया गया है 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो टाइम = 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा देंगे, पावर = हमें पता है कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन किसके बराबर होता है, तो m × g × h के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m × g × h अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर जो है ऑलरेडी दिया गया है कितना, 160 वाट दिया गया है,
ये किसके बराबर है, तो m दिया गया है, m यहाँ पे नहीं दिया गया है बल्कि भार दिया गया है 40 न्यूटन। तो भार आपको पता है कि ये m इंटू जी होता है, भार में ग्रेविटी इंक्लूड होती है। अगर द्रव्यमान होता है तो उसमें ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी हमें अलग से लेना पड़ता है। और यहाँ पे भार है तो यानी कि ये जो है m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m इंटू जी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इंटू h हमें निकालना है और t की जगह हम क्या लिखेंगे, तो 20 सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, तो h हम यहाँ पे निकालेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 160 और यहाँ पे 20 जो है बटे में है तो यहाँ पे गुणे पे हो जाएगा और 40 जो है बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 से 160 कितने पे जाएगा, तो 80। ठीक है, तो यहाँ पे 80 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान कितना है। तो गतिज ऊर्जा आपको पता है कि किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो मान लीजिए किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी थी अगर उसका वेग v है, लेकिन अगर v को हम दुगना कर दें, वेग को अगर हम दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी, यही यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए पहले गतिज ऊर्जा थी और फिर जो है अगर हम वेग को दुगना करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ इंटू एम, और वेग को हमने दुगना कर दिया, v की जगह हमने क्या कर दिया 2v, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाफ इंटू एम और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और v स्क्वायर, v का स्क्वायर जो है v² हो जाएगा। ठीक है, तो पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, ये थी, और अब जो है गतिज ऊर्जा वेग को दुगना करने पर ये हो गई। तो अगर कंपेयर करते हैं तो हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, v² से v² कैंसिल, तो यहाँ पे रेशियो कितने का आ जाएगा, 1:4। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 4, तो 1:4 का गया। तो अगर पहले गतिज ऊर्जा 1 थी तो अब कितनी हो गई, 4 गुना हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि अगर n गुना हो जाती तो n का मान कितना है, तो 4 गुना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी लड़के का भार अगर 300 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा। तो भार यानी कि वेट, ये किसके बराबर होता है, तो m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, m यानी कि द्रव्यमान, g यानी कि ग्रेविटी। तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जो ग्रेविटी होती है चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा होती है। तो यानी कि पृथ्वी पर भार भी जो है चंद्रमा से 6 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर चंद्रमा पर मान लीजिए वेट अगर m इंटू जी है तो पृथ्वी पर वेट क्या होगा, पृथ्वी पर वेट हो जाएगा m इंटू जी अब इंटू 6 हो जाएगा, 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी पृथ्वी पर 6 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है चंद्रमा पर भार, तो 300 न्यूटन दिया गया है, तो m इंटू जी की जगह हमने 300 ले लिया। ठीक है, और इंटू 6, तो 6×3 1800 न्यूटन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भार कितना हो जाएगा पृथ्वी पर, 1800 न्यूटन। अगर मान लीजिए द्रव्यमान पूछा जाता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 300 किलोग्राम है और उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान जो है हमेशा बराबर होता है। द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर या ब्रह्मांड पे किसी भी ग्रह पर द्रव्यमान जो है हमेशा सेम होता है। भार में अंतर होता है। भार में अंतर क्यों होता है, क्योंकि सभी जगह ग्रेविटी अलग अलग होती है, इसलिए भार भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान के केस में वही रहेगा, भार जो है चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 3 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो है एक वस्तु है 25 किलोग्राम की और इसको ऊंचाई पर रख दिया जाता है 3 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर इसको रख दिया जाता है। तो अब यहाँ पे कार्य बताना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मान 25 किलोग्राम, यहाँ पे भार नहीं द्रव्यमान है ये। इसको मैंने गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा है, तो जो है मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, गूगल से ट्रांसलेट किया तो इस वजह से इसने द्रव्यमान की जगह भार जो है ट्रांसलेट कर दिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे किलोग्राम है वहाँ पे द्रव्यमान ही होगा। ठीक है, भार जो है न्यूटन में होता है, तो यहाँ पे ये द्रव्यमान है, तो 25 जो है क्या हो जाएगा
25 किलोग्राम द्रव्यमान। जी का मान यहाँ पे लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइनस में लेना है प्लस में लेना है। तो यहाँ पे कार्य जो पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो, गुरुत्वाकर्षण बल तो इधर की ओर लग रहा है, लेकिन विस्थापन जो है वस्तु का वो अपोजिट साइड में हो रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। जी का मान जो है निगेटिव लिया जाएगा, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, इंटू एच कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। अगर यहीं पे ये पूछा जाता कि कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को इतनी ऊंचाई पर रख देता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो वहाँ पे माइनस में नहीं लेते, वहाँ पे हम प्लस में लेते, ठीक है। क्यों प्लस में लेते, क्योंकि उसको जो बल लगाना पड़ता है, व्यक्ति को बल कितना लगाना पड़ता है, जितना वस्तु का भार है। जो भार होता है m×g, ये भी एक प्रकार का बल ही होता है, ठीक है। तो कम से कम इतना बल उसको लगाना पड़ता है, m×g के बराबर व्यक्ति को बल लगाना पड़ता। और वो बल किस दिशा में लगाता, ऊपर उठाने के लिए, तो वो बल भी ऊपर की ओर ही लगाता। लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य पूछा गया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है और विस्थापन जो है ऊपर हो रहा है, तो इसलिए -10 होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लेंगे। 25 और 3 से मल्टीप्लाई होगा 75, और 75 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 750, माइनस में आ जाएगा 750 जूल, ठीक है। यहाँ पे प्लस में भी दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, -750 जूल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे जो है बल द्वारा किया गया कार्य वो यानी कि वर्क डन हमें बताना है, और इसके लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन इक्वल टू F×d इंटू कॉस थीटा, ठीक है। जब वहाँ पे इससे पहले हम लोग W=m×g इंटू एच इस फॉर्मूले से सॉल्व करते थे, जब द्रव्यमान दिया रहता था, ग्रेविटी दी रहती थी और ऊंचाई दी रहती थी। लेकिन यहाँ पे दिया गया है, बल दिया गया है 10 न्यूटन का, ठीक है, और D विस्थापन दिया गया है, D मतलब विस्थापन कितना हुआ, और कॉस थीटा क्या होता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है हम वैल्यू पुट करेंगे, तो F यानी कि बल कितना दिया गया है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन। D का मान कितना है, तो 2 मीटर विस्थापन होता है, तो D हो जाएगा 2 मीटर। और कॉस थीटा, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ पे जो है कोण क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया है वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित किया जाता है, तो बल अगर इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो यहाँ पे कोण कितना है दोनों के बीच का, तो 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा 0, कॉस 0, ठीक। और कॉस 0 का मान होता है 1, तो 10 × 2 × 1, तो यानी कि 10 दूनी 20 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दिया गया होता कि वस्तु के विपरीत दिशा में विस्थापन होता है, तो बल इधर लग रहा है और विस्थापन आपका इधर हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, तो यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है, और कॉस 180 का मान होता है -1, तो उस स्थिति में जो आंसर आता वो आपका -20 जूल आता, क्योंकि हम यहाँ पे -1 लिख रहे होते, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी होती है कि बल हमने इधर लगाया और विस्थापन उसका 90 डिग्री एंगल पर हो गया, ठीक है। विस्थापन किस डिग्री में हो गया, 90 डिग्री एंगल पर हो गया। तो उस स्थिति में क्या होता है, कॉस थीटा की जगह हम 90 रखते हैं, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 90 डिग्री होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0, ठीक है। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, तो 0 होता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे -1 या +1 की जगह हम क्या लिखते, 0 लिखते, और 0 से मल्टीप्लाई होता 10 × 2 का, तो क्या हो जाता, 0 ही हो जाता। तो जब भी 90 डिग्री एंगल होता है बल और विस्थापन के बीच का, तो हमेशा कार्य शून्य होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कार्य शून्य कब होता है, तो वहाँ पे 90 डिग्री जब कोण होता है बल और विस्थापन के बीच, तब कार्य शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो g होती है कैपिटल G m/r², ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल G क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो कि सभी ग्रहों के लिए समान होता है। G का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान समान होता है। M क्या है,
जिस भी ग्रह का हम निकाल रहे हैं उसका द्रव्यमान, और आर क्या है, तो जिस ग्रह का हम निकाल रहे हैं ग्रेविटी उसकी त्रिज्या। तो ये हमें पता होगी तो हम आराम से ग्रेविटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का दिया गया है कि जी है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना दिया गया है, जी है। तो एक काल्पनिक ग्रह है, काल्पनिक ग्रह का मान लेते हैं ग्रेविटी कितनी होगी, जी आर होगी, और इसकी त्रिज्या दी गई है पृथ्वी की त्रिज्या के 1/3 के बराबर है, और द्रव्यमान आधे के बराबर है। ठीक है, तो द्रव्यमान m क्या हो जाएगा, आधे के बराबर, यहाँ पे कैपिटल जी हो गया, द्रव्यमान आधे के बराबर। ठीक है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 1/3 के बराबर, तो यानी कि r/3 हो जाएगी। ठीक है, तो r/3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं जी m/2, और यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं, इक्वल टू जी m/2 इंटू, इसको अगर हम ऊपर ले आएंगे तो 9 जो है ऊपर हो जाएगा और r² नीचे हो जाएगा, और यहाँ से इससे कंपेयर करते हैं तो कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, और r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 9:2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण जी है तो उस ग्रह पर क्या होगा, 9/2g हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 800 किलोग्राम द्रव्यमान की कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे कार्य किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे कार्य जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है यहाँ पे कितना होगा, तो हाफ इंटू एम इंटू v² माइनस u² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ m कितना दिया गया है 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम v², तो अंतिम वेग क्या दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 100, और u का स्क्वायर, तो u कितना दिया गया है प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो यानी कि हाफ इंटू 800, और 100 में से 25 जाएगा तो 75, 2 से ये जाएगा 400 बार, 75 का 400 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 चौके 300 और 2 जीरो और, तो 30,000 जूल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है किलो जूल में है, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम लोग इसको भाग कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 30 किलो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। तो इंजन की पावर दी गई है 20 किलोवाट, P इक्वल टू क्या दिया गया है 20 किलोवाट, और टाइम दिया गया है 10 सेकंड। ठीक है, टाइम इक्वल टू 10 सेकंड। तो आपको पता है कि पावर किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर होता है, कार्य बटे समय के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तो कार्य निकालना है, तो कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा P, और टाइम जो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। तो P हमें पता है 20 किलोवाट है, 20 किलोवाट इंटू टाइम जो है 10 सेकेंड दिया गया है, तो 10 सेकेंड, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 जो है किलोवाट में आंसर आएगा, सॉरी किलो जूल में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये किलोवाट में दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पहले वाट में चेंज कर देंगे तो जूल में आंसर आएगा, लेकिन फिर से आपको जो है किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही कर दिया है, तो 200 किलो जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 न्यूटन भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन जो है किसके बराबर होता है, m इंटू जी इंटू एच, यानी कि m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो m कितना दिया गया है, द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं बल्कि भार दिया गया है, तो यानी कि ये 500 क्या है, m इंटू जी है। ठीक है, क्योंकि भार में जो है ग्रेविटी इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे m इंटू जी की जगह हम क्या लिखेंगे 500, और ऊंचाई कितनी रखेंगे, तो 45 चरणों की सीढ़ी है, और प्रत्येक चरण की ऊंचाई यहाँ पे दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और कितने चरण है तो 45, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो ऊंचाई तो 15 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगी, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से
इसको डिवाइड करना होगा, तो बटे हमने 100 कर दिया। ठीक है, और टाइम तो अभी हमने लिखा नहीं, तो मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम कितना दिया गया 9 सेकेंड। ठीक है, तो 9 सेकेंड हमने लिख लिया यहाँ पे। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 9 पच्चीस 45। 100 से जो है ये 5 बार जाएगा, 15 पच्चीस 75, और 75 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो ये आपका आ जाएगा 375। 375 वाट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में निहित संवेग क्या होगा? तो संवेग जो है, संवेग किसके बराबर होता है? संवेग या मोमेंटम, इसको p से प्रदर्शित करते हैं, और ये द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है, यानी कि m इंटू वी के बराबर होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम दिया गया है, और वेग कितना दिया गया है? तो 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो 10 गुणे 2 यानी कि 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो बटे में सेकेंड है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 20 केजी मीटर सेकेंड -1। यहाँ पे जल्दी में आप +1 वाला नहीं टिक कर देंगे मेरी तरह, आप जो है ध्यान रखेंगे चिन्हों का। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान कितना होगा? कितना है कार का द्रव्यमान, यह बताना है। दिया गया है एक जो है ट्रक है, ये जो हमने मान लिया है एक ट्रक है, ठीक है, जो कि कितने किलोग्राम का है? 2000 किलोग्राम का। 2000 किलोग्राम इसका क्या है? द्रव्यमान है। और एक कार खड़ी थी, जो है एक कार यहाँ पे खड़ी थी, तो उससे जो है टक्कर खा जाता है, टक्कर खा जाएगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सही से नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे कार जो है टक्कर खाने के बाद इसके साथ साथ चलने लगता है, तो बताना है कार का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, पहले जो है कितनी वेग से चल रहा था? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था, और जब ये टकराता है तो 8 मीटर पर सेकंड के वेग से दोनों साथ साथ चलते हैं। पहले जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ये ट्रक चल रहा था। तो यहाँ पे जो है क्या लग जाएगा? यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लग जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाते हैं, तो पहले जो उनका संवेग रहता है और जो बाद में संवेग होता है मिलने के बाद, ठीक है, टक्कर खाने के बाद, वो जो है क्या होता है? बराबर ही होता है, वो बराबर होता है। तो यानी कि पहले जो ट्रक का संवेग रहा होगा, और जब ये दोनों साथ में हो गए होंगे, तब जो संवेग रहेगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और संवेग आपको मालूम है कि m इंटू वी होता है, P इक्वल टू m इंटू वी के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले इसका संवेग क्या रहा होगा? पहले इसका संवेग रहा होगा m इंटू वी, यानी कि 2000, और वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे जो है 2000 किलोग्राम तो ट्रक का द्रव्यमान है, और इसका कार का द्रव्यमान हमें पता नहीं है। तो अब जब दोनों साथ में हो गए हैं, तो इनका द्रव्यमान जो है ऐड हो जाएगा दोनों का। तो यानी कि द्रव्यमान अगर हम कार का x मान लेते हैं, तो 2000 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये कार और ट्रक का साथ में द्रव्यमान हो गया। और v कितना हो गया? तो v जो है लास्ट में कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम 2000 गुणे 10 इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई होगा 2000 में, तो हो जाएगा 16000, प्लस 8 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो 8x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8x इक्वल टू हम निकाल सकते हैं आराम से। 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, ये 20,000, और ये 16,000 इधर आएगा इसकी तरफ, तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 16,000। ठीक है, तो 20,000 से 16,000 जाएगा, तो कितना बचेगा? 4,000 इक्वल टू 8x। तो 8x 4,000 के बराबर है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 4,000 बटे 8, 8 पंचे 40 और 0 0। तो यानी कि ट्रक का द्रव्यमान कितना आ गया? 500 किलोग्राम। जो x हमने माना था ट्रक के द्रव्यमान, वो कितना आ गया? सॉरी, ये कार का द्रव्यमान है, तो कार का द्रव्यमान कितना आ गया? 500 किलोग्राम। ठीक है, ये कार का द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ये 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आती है। गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, एक गेंद है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितनी ऊंचाई तक जाती है, तो 80 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है गति के 7 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा। तो ये मैक्सिमम तो 80 मीटर तक की ऊंचाई तक गई, लेकिन हमें ये बताना है कि जब हम इसको फेंकेंगे तो 7 सेकंड बाद ये कहाँ तक पहुँची रहेगी। 7 सेकंड बाद विस्थापन का मान बताना है। ठीक है, तो विस्थापन का मान निकालना है 7 सेकंड बाद। तो यहाँ पे हम गति के दूसरे समीकरण से निकालेंगे। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये होता है गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, गति के तीनों समीकरण आप जरूर याद रखिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा समीकरण हो गया गति का। ठीक है, तो यहाँ पे S हमें निकालना है कि कितना विस्थापन होगा, और u का मान यहाँ पे हमें पता नहीं है। तो u सबसे पहले हमें निकालना होगा, u यानी कि प्रारंभिक वेग, यानी कि इस गेंद को किस वेग से फेंका गया था। तो जब तक u का मान नहीं पता होगा हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले हमें u का मान निकालना होगा, और u का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो गति के तीसरे समीकरण से। यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों समीकरण यूज हो रहा है। तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये होता है गति का तीसरा समीकरण। तो यहाँ पे v यानी कि अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग क्या होगा, जब हम इस वस्तु को फेंकेंगे तो ये 80 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी मैक्सिमम, और जब मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगी उसके बाद ये वापस लौट आएगी। तो यहाँ पे इसका वेग क्या होगा, तो जब हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसका जो वेग रहता है वो धीरे धीरे ग्रेविटी का कम होता रहता है, और जब वो अंतिम स्थिति में पहुँचती है तो उस समय वेग इसका 0 होता है। तो यानी कि अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो v का मान जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे v स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। और u स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो u स्क्वायर, u का मान तो हमें निकालना ही है, तो u स्क्वायर हमने लिख दिया 2 इंटू a यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो जाहिर सी बात है गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। जब हम वस्तु को फेंकेंगे ऊपर तो पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींच रही होगी। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, तो वस्तु जो है ऊपर की ओर जा रही है और ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रही है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे। तो यानी कि एक्सेलरेशन का मान जो है हम निगेटिव रखेंगे, और जी का मान हम कितना रखेंगे, तो यहाँ पे 9.8 नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन उस तरह से नहीं है। जी का मान हम 10 रखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू -10 हो जाएगा। ठीक है, -10 और इंटू एस कितना होगा, तो जो अंतिम वेग है 0 है, इस स्थिति तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो 80 मीटर तक का विस्थापन हुआ। तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 800, और 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1600। तो यानी कि यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस का गुणा होगा प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1600 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 0 और 1600 प्लस होगा तो 1600 ही रहेगा। ठीक है, यू स्क्वायर 1600 है तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा अंडर रूट 1600 यानी कि 40। ठीक है, तो यू का मान आ गया 40। अब यहाँ पे हम यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू का मान जो है 40, और टी का मान हमें कितने सेकेंड में बताना है, तो 7 सेकेंड में। तो टी की जगह हम 7 रखेंगे, प्लस हाफ, और ए का मान फिर से वही -10 लिया जाएगा, -10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर हम रखेंगे। ठीक है, यानी कि 49, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 40 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 चौक 28 यानी कि 280, और 2 से 10 को काटेंगे तो -5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -5 और 49, यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, यहाँ सीधा मैं 49 लिख देता हूँ। ठीक, तो 49 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 5 9 45 के 5, और 5 चौक 20, और 4 24, तो 245। ठीक है, तो यहाँ पे 280 माइनस कितना हो जाएगा 245, और 280 से 245 जाएगा तो यानी कि ये आ जाएगा 35 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, वो ज़मीन से टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है, तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पे एक गेंद है, गेंद को छोड़ दिया जाता है कितनी ऊंचाई से, 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया और ये ज़मीन से टकराई, टकराने के बाद फिर से ये उछल गई और फिर जब उछली तो ये 2.5 मीटर तक उछली, उसके बाद उछलने के बाद फिर से आएगी, ज़मीन से टकराएगी। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि जब ज़मीन से टकराएगी टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि होगी। यानी जब 10 मीटर से गिराई जाएगी और जब ये 2.5 मीटर से गिरेगी तो दोनों की गतिज ऊर्जा में कितना अंतर होगा यही बताना है, कितना अंतर होगा और कितने प्रतिशत का अंतर होगा यही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा होगी कितनी दोनों बॉल की, जब ये 10 मीटर से गिराई जाएगी और जब ये 2.5 मीटर से गिराई जाएगी। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा आपको पता है कि ये जब ऊंचाई पर कोई वस्तु होती है तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है जब कोई वस्तु ऊंचाई पर होती है, इसको छोड़ देंगे तो इसमें गति आ जाएगी और वो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होने लगेगी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जैसे जैसे ये नीचे गिरेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होने लगेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। ग्रेविटी के कारण इसका वेग बढ़ता रहेगा इसलिए गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जब बढ़ती रहेगी तो जब ये टकराएगी तो उस समय जो है इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब ये ऊंचाई पर रखी थी तो उस समय स्थितिज ऊर्जा इसकी मैक्सिमम थी। तो यानी कि जब ये ऊंचाई पर थी तो जितनी इसकी स्थितिज ऊर्जा थी उतनी ही गतिज ऊर्जा जब ये टकराएगी तब होगी। तो यहाँ पे हम ऊंचाई अगर दिया गया है तो स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं और वही जो है गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के ही बराबर होगी, यानी कि m/g/h के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे m कितना दिया गया है, पहले हम निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो m दिया गया है, m यहाँ पे दिया नहीं गया, केवल ऊंचाई दी गई। तो m तो दोनों गेंद का सेम रहेगा तो m ही रखेंगे और g भी सेम रहेगा, ग्रेविटी तो सेम ही रहेगी। और h दिया गया है, पहले 10 मीटर दिया गया है तो m/g/10 यानी कि 10 mg हो जाएगा। पहले गतिज ऊर्जा ये हो गई और दूसरी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब वो 2.5 मीटर से गिरेगी तो दूसरी गतिज ऊर्जा हो जाएगी m/g/2.5। ठीक है, यानी कि 2.5 mg ये जो है दूसरी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पे अब लॉस कितने का हुआ, पहले 10 mg थी अब 2.5 mg, तो लॉस कितने का हुआ, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 10 से 2.5 तो आ जाएगा 7.5। इतनी कमी आई और प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत में निकालने के लिए 7.5 की कमी आई, कितने में, तो 10 में। ठीक है, और इसको परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे और लग जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, 75। तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 12 ग्राम की गोली एक बंदूक से दागी जाती है। गोली बंदूक से निकलने में 0.006 सेकेंड लेती है और 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से छूटती है। तो बंदूक द्वारा गोली पर लगाए गए बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है दिया गया है एक बंदूक है, ये जो है एक बंदूक है, यहाँ पे 12 ग्राम की एक गोली लगी है, इसका द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम और ये 0.006 सेकंड लेती है निकलने में, यानी कि यहाँ तक आने में जो है कितना टाइम लेती है, टाइम इक्वल टू 0.006 सेकेंड। और यहाँ से जो है 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है छूटती है। ठीक है, तो यहाँ पे बंदूक द्वारा गोली पर कितना बल लगाया गया ये बताना है। तो बल इक्वल टू हो जाता है m/a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो m दिया गया है 12 ग्राम, 12 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे ग्राम में अगर दिया गया है तो इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना होगा क्योंकि SI यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में हो जाएगा, इंटू a। तो a का मान तो हमें पता नहीं है, a यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो त्वरण हम निकाल सकते हैं, त्वरण होता है a इक्वल टू v - u/t। v यानी कि अंतिम वेग, u यानी कि प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ पे ये जो गोली है ये शुरू में तो रुकी रहेगी, स्थिर रहेगी, तो इसका प्रारंभिक वेग यानी कि u हो जाएगा 0 और अंतिम वेग क्या होगा v। तो अंतिम वेग क्या होगा 300 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया गया है 0.006 सेकेंड, तो यहाँ तक आने में जो है इसको इतना टाइम लगा और यहीं से इसकी स्पीड क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। तो यानी अंतिम वेग क्या है
300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v का मान 300 हो जाएगा। इसके बाद ये किसी को लग जाती है, रुक जाती है, गिर जाती है, उससे मतलब नहीं। यहाँ तक 0.006 सेकेंड टाइम तक जो है इसका वेग कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इससे मतलब है, तो यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो है यह दिया गया है 0.0। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, v का मान हमने लिया 300 माइनस u यानी कि -0। तो 300 में से 0 घटाएंगे तो 300 ही रहेगा, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो यही 300 ही लिखा रहने देंगे। और जो है t का मान 0.006। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 0 बढ़ेगा और 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 1 2 3 4 0, तो यानी कि 50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया ए का मान, एक्सेलरेशन का मान। अब यहाँ पे हम एक ही जगह इसको रख देंगे, 12/1000 गुणे 50,000। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 12 पंचे 60 और ये हो गया 600। 600 क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, बल का यूनिट क्या होती है, बल की, तो 600 न्यूटन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे त्वरण बताना है। ए इक्वल टू क्या होता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, तो ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v यानी कि अंतिम वेग, और अंतिम वेग दिया कितना गया है, तो 72 किलोमीटर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा v का मान। u का मान कितना होगा, तो u इक्वल टू 18, और इसको भी जो है मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो गया, 18 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे u का मान आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v जो है 20 माइनस u कितना है 5 अपॉन t कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो यानी कि 15/5, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो 3 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर जो बटे में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। 3 मीटर पर सेकेंड की पावर -2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो ये वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त तो बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बल जो है F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो m कितना दिया गया है, m दिया गया है 8 किलोग्राम, तो 8 हमने लिख दिया। a हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे a हम निकाल सकते हैं, क्योंकि a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। अंतिम वेग दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 माइनस यू, प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 4, और t कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया है 3 सेकेंड की टाइम तक, तो 6 माइनस 4 यानी कि इतना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 कर देंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 5.33 आना चाहिए, क्योंकि 5 से जो है एक ही ऑप्शन है, 5.33 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी कर दी जाए तो दोनों के बीच कितना बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो दो कण होते हैं, कोई भी दो कण, उनके बीच में जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, वो Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये पहला आवेश है Q1 और Q2 दूसरा आवेश है, और R² यानी कि दूरी, इनके बीच में दूरी कितना है। तो पहले तो आवेश ये रहा होगा, अब यहाँ पे दिया गया दूरी में 1/5 की कमी कर दी जाती है, तो 1/5 की कमी कर दी जाएगी, तो जो है कितना बल होगा, तो Q1 Q2 और 1/5 यानी कि R/5 हो जाएगा, यहाँ पे R/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे Q1 Q2 और R का स्क्वायर R² और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 R² इंटू 25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, R² से R² कैंसिल हो गया, तो 1:25 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 होगा,
यहाँ पे बल अगर 1 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 गुना हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे F है बल का मान जो कि दिया गया है, F फोर्स उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25F हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 25F। अगला क्वेश्चन है, किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो यहाँ पे बताना है कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट में बताना है। तो जो यूनिट होता है, एक यूनिट वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है दिया गया है 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और 5 घंटे जलता है, तो टोटल हम किलोवाट घंटा यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 वाट है, तो 100 वाट जो है किसके बराबर होगा, इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे, 100 वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से इसका जो है इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा किलोवाट। और घंटा कितना, टोटल घंटे निकाल लेंगे, तो 5 घंटा प्रतिदिन चलता है और 3 दिनों तक, तो यानी कि 5 घंटा प्रतिदिन और 3 दिनों में कितना, तो 5 गुणे 3। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, 5 गुणे 3 यानी कि 15 और बटे 10, 15/10 यानी कि 1.5 यूनिट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वाट के एक बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, यदि 1 यूनिट बिजली खर्च जो है 4.40 रुपये हो तो 30 दिन में कुल खर्च की गणना करें। तो यहाँ पे भी जो है 1 यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा के बराबर होगा, ठीक है। तो किलोवाट घंटा यानी 200 वाट दिया गया है, इसको किलोवाट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 200/1000 गुणे घंटा कितने घंटे, तो टोटल जो है कितने घंटे होंगे, 5 घंटे डेली और कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो 5 गुणे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 0 से ये कैंसिल, तो 5 दिया 15 दूनी 30, ठीक है, 30 यूनिट, तो ये आ जाएगा टोटल जो है कितनी ऊर्जा खर्च हुई। और यहाँ पे निकालना है कितना पैसे में कितना खर्च आएगा, ये निकालना है। तो 1 यूनिट का खर्च कितना है, 4.40 है, तो 30 यूनिट का कितना हो जाएगा, इसको जो है 30 को हम 4.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लीजिएगा 132.0 रुपये, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा है 0.50 एम्पियर, बल्ब कितने पावर का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लग जाएगा, पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज इंटू करेंट। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है 220 वोल्ट, इंटू आई का मान कितना है 0.50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंचे 110 होता है और 2 0 लग जाएंगे, और पॉइंट कितने डिजिट बार, तो 2 डिजिट बार, तो 110 वाट जो है इसका आंसर आ जाएगा 110 वाट, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया था, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे 150 यूनिट दिया गया है, 150 यूनिट, इसको हमें जूल में चेंज करना है बस। तो 150 यूनिट जो है इसको हम 150 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा जो है ये किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 150 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा, 150 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। अब जो है 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 में, 15 चक्के 90, 15 3 45, 9 54, 540.0 इंटू 10⁶, ये जो है हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ऑप्शन इस तरह से तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है अगर 2 अंक इधर खिसका दें तो ये हो जाएगा 5.4, ठीक है, इंटू 10⁻, यहाँ पे अगर 2 अंक इधर लाएंगे तो ये जो पावर है 10⁶, ये 2 पावर बढ़ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁸, ठीक है। तो 5.4 इंटू 10⁸ जूल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम प्रतिरोध में रखा जाता है, प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे दिया गया है आई का मान दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है, करंट दिया गया है 2 एम्पियर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम,
और 1 मिनट टाइम दिया गया है, 1 मिनट, 1 मिनट, या इसको हम जो है 60 सेकेंड लिख देंगे, ठीक है। और आवेश की मात्रा बतानी है, यानी कि क्यू का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है जो विद्युत धारा होती है आई, ये आवेश बटे टाइम, ठीक है, क्यू अपॉन टी के बराबर होती है। क्यू यहाँ पे क्या है, आवेश है, और टी क्या है, टाइम है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हमें निकालना है, आवेश निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। I का मान क्या दिया गया है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 रख दिया हमने, और T का मान कितना है, 1 मिनट या 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 60 रखा जाएगा, ठीक है। 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120, तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 कूलाम, 120 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जुड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो इसको आसानी से कर लेंगे। P इक्वल टू वी आई होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर। P दिया गया है, पावर कितना है, 1100 वाट दिया गया है, इक्वल टू वोल्टेज दिया गया है 220, और I का मान हमें निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1100 बटे 220 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 22 पंचे 110, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर कितना होता है, 60 वोल्ट। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसका वोल्टेज कितना होता है, 60 वोल्ट। यानी कि अगर करंट I1 जो है, पहले जो करंट है वो 4 एम्पियर है, तो उस कंडीशन में V1 यानी वोल्टेज पहले जो था वो कितना था, 60 वोल्ट था, ठीक है। अब जो है दिया गया विभवांतर बढ़कर के 165 वोल्ट हो जाता है, तो V2 हो गया 165 वोल्ट, और निकालना है कि विद्युत धारा कितनी होगी, यानी कि I2 का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओम के नियम से जो है पहले रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो तो सेम है, तो रेजिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। तो यहाँ पे V और I दोनों है हमारे पास, तो V का मान क्या हो जाएगा, 60 वोल्ट, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 और बटे 4, तो 4 से 60 को काटेंगे तो 15 ओम आ गया रजिस्टेंस, ठीक है। R इक्वल टू क्या आ गया, 15 ओम। अब यहाँ पे जो I2 निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसी फॉर्मूले से V इक्वल टू आई आर से जो है हम I2 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रजिस्टेंस हमें पता हो गया है कि 15 ओम है, ठीक है, ये 15 ओम है। तो V का मान यहाँ पे दिया गया है 165, V2 का मान कितना है, 165 दिया गया है, ठीक है। और I का मान हमें निकालना है, और R का मान जो है हमें पता है कितना है, 15 ओम, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 165 बटे 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, तो 11 एम्पियर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 एम्पियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो इसी तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, और आवेश हमें निकालना है यहाँ पे, तो आवेश Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I का मान 0.6 होगा, 0.6 एम्पियर, और T का मान क्या होगा, तो 6 मिनट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मिनट में नहीं लेंगे, सेकेंड में लेंगे, तो 6 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 216 हो जाएगा, 216, और एक जीरो भी लगा रहेगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो 216 कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है उसकी लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, ठीक है। रो क्या होता है, रो यानी कि रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को जो है रो से प्रदर्शित करते हैं, और हर पदार्थ की अपनी अपनी रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता होती है। तो यहाँ पे जो पदार्थ दिए गए हैं
वो उसी पदार्थ से बना है। तो दोनों कंडीशन में जो है पदार्थ तो वही रहेगा, लेकिन लंबाई जो है चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पे तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2, तो वो आपका हो जाएगा रो इंटू एल, लंबाई जो है आधी कर दी जाती है तो यानी L/2 हो जाएगी, ठीक है। और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2a, तो 2a यहाँ पे अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। लंबाई क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए ये चालक है, ये कोई चालक है, तो ये जो है इसकी लंबाई होती है, और ये जो इसकी मोटाई होती है इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, जिसको a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो और L/2, ठीक है। और यहाँ पे 2a/1 है समझ लीजिए, तो यहाँ पे इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 1/2a हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कंपेयर करते हैं तो रो से रो कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, और A से A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/4 है, ठीक है। तो यानी कि अगर पहले इसका प्रतिरोध R था तो अब कितना होगा, तो अब जो है उसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि R/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, R/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधक 10 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो प्रतिरोध हैं, एक ये है जो कि 10 ओम का है और दूसरा है जो कि 20 ओम का है, और ये जो है जुड़े हैं 6 वोल्ट बैटरी से, ये जुड़े हुए हैं। तो सर्किट में विद्युत धारा का मान बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना होगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है R इक्विवेलेंट, ये अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं R1 + R2, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R1 + R2 हो जाएगा, यानी कि 10 ओम + 20 ओम इक्वल टू 30 ओम जो है ये टोटल हो गया रजिस्टेंस। और अब विद्युत धारा का मान बताना है तो ओम के नियम से हम लोग निकाल लेंगे। ओम का नियम यानी कि V = IR, V दिया गया है 6 वोल्ट और I हमें निकालना है, और R टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 30 ओम है। तो I = क्या हो जाएगा, I = 6/30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6/30 अगर पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 30 दूनी 60, तो 0.2 एम्पियर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं, ये संयोजन 10 ओम के एक तीसरे प्रतिरोधक से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया गया है दो प्रतिरोधक हैं जो कि समांतर रूप से जुड़े हैं और दोनों जो है 10 ओम के हैं, ठीक है। तो ये जो है कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इसी को जो है इसी संयोजन को एक तीसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, वो भी 10 ओम का है, ठीक है। तो इस तरह जो है टोटल R इक्विवेलेंट हमें बताना है, टोटल जो है समकक्ष प्रतिरोध हमें बताना है। तो जब समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका जो है समकक्ष प्रतिरोध कितना होता है, तो 1/R इक्विवेलेंट होता है, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। अगर दो है तो दो ही तक जाएंगे, अगर एक और होता तो +1/R3 भी हो जाता, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा 1/10 + 1/R2, ये भी 10 ही ओम का है तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 2/10, 2 × 2 2 × 5 10, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1/5, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर देंगे इसी का। तो यहाँ पे ये जो है तो इन जो समांतर क्रम में जुड़े हैं इनका टोटल कितना आ गया, तो इनका आ गया 5 ओम, ठीक है, 5 ओम। तो इसको हम चाहे तो अलग ऐसे बना सकते हैं, ये जो है 5 ओम इन दोनों का टोटल आ गया, ठीक है। और इसके साथ अब ये वाला जो है 10 ओम में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो है 10 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अब जो है ये समझ लीजिए दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R2। जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इस तरह से जोड़ते हैं, R1 + R2 डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 ओम + 5 ओम, यानी कि 15 ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 50 वाट का एक बल्ब 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है
तो बल्ब द्वारा लिया गया समय बताना है। तो जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो किसके बराबर होती है, तो ये एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम बताना है कितना होगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन पी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी दी गई है, 1000 जूल दी गई है, तो टी इक्वल टू 1000 बटे में पी कितना दिया गया है, पावर, तो 50 वाट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 बार जाएगा, तो 20 सेकेंड यहाँ पे टाइम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 एम्पियर की धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, रजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम है। ठीक है, और करंट दिया गया है आई का मान 1.5 एम्पियर है, और टाइम भी दिया गया है, टाइम लिख लेते हैं 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड है, और ऊर्जा की मात्रा हमें बतानी, इक्वल टू हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि P इक्वल टू होता है E अपॉन टी, तो यानी कि E का मान हमें बताना है एनर्जी, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें T तो दिया गया है 60 सेकेंड है, लेकिन हमें पावर नहीं पता है, तो पावर हमें पहले निकालना होगा। तो पावर के लिए मैं यहाँ पे आपको 3 फार्मूला नोट करा रहा हूँ पावर के लिए। तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई, ये अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कई सॉल्व कर चुके हैं इसके क्वेश्चन। और एक फार्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर करंट दिया गया हो और रजिस्टेंस दिया गया हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे, और अगर P इक्वल टू वी स्क्वायर आर होता है, यानी कि अगर वोल्टेज और रजिस्टेंस दिया गया हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या दिया गया है, आई दिया गया है और रजिस्टेंस दिया गया है, तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे P का मान निकालने के लिए। यानी P इक्वल टू आई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आई है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आर कितना हो जाएगा, तो आर दिया गया है 10 ओम, इंटू 10 हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 22.5 वाट, ये आ जाएगा पावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.5। ठीक है, और T का मान दिया गया है 6, तो 22.5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1350 वाट आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर है 5 वोल्ट, तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो जो वोल्टेज होता है ये कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। ठीक है, वर्क डन अपॉन क्यू होता है, तो ये हो गया कार्य और ये हो जाएगा आवेश। तो यहाँ पे तो हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, और V कितना दिया गया है, वोल्टेज 5 वोल्ट दिया गया है, तो W इक्वल टू V की जगह 5 लिखेंगे, और Q का मान दिया गया है 2 कूलाम, तो 2 लिखेंगे, तो यानी कि 5 गुणे 2 10 और जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जूल। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट बैटरी में 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे कई प्रतिरोधक हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से सारे को हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम, सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 13.4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 0.3 ओम वाला जो रजिस्टर ये वाला, इसके माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो जब भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही होती है वही सब में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जितने भी रजिस्टर हैं सब में वही सेम धारा प्रवाहित हो रही होती है जितनी टोटल में धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो अब इसको जो है हम आराम से ओम के नियम के थ्रू लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V का मान जो है यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 12 वोल्ट दिया गया है, और I हमें निकालना है करंट, और R का मान कितना हो जाएगा, तो 13.4
ओम हो जाएगा। और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 और 13.4 बटे में आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 लग जाएगा। और इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर होगा आपका 0.895 इसका आंसर होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिसके तरंगों के दो ऊपरी सिरों की दूरी कितनी है, 100 मीटर, और तरंगों के ऊपरी सिरों का वेग है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, एक जो है क्या है, नाव है इस तरह से, और ये लहर से हिल रही है, तरंगों से हिल रही है। ठीक है, जो लहर की तरंगे है उसके कारण ये हिल रही है। और यहाँ पे दिया गया है जो तरंग है इसके दो ऊपरी सिरों की दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो जो तरंग होती है, कोई भी तरंग हो, उसके जो दो ऊपरी सिरे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्रेस्ट। और जो दो निचले सिरे होते हैं, कोई भी दो निचले सिरे जैसे ये, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी वो बराबर ही होती है, और वो उसको क्या कहते हैं, उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि हमारे पास तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा कितना दिया गया है, 100 मीटर दिया गया है। ठीक है, और तरंग का वेग कितना दिया गया है, तो v इक्वल टू दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड। और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाव के हिलने की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो तरंग की स्पीड होती है यानी कि v कितनी होगी, तो ये जो है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति के बराबर होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन लैम्डा, यानी कि तरंग की जो स्पीड है बटे तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे v का मान कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना है, तो लैम्डा दिया गया है 100 मीटर। ठीक है, तो 25 बटे 100 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 हर्ट्ज जो है इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 0.25 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 820 हर्ट्ज वाले किसी ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कितना होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे जो है तरंग दैर्ध्य बताना है कि यानी कि लैम्डा हमें बताना है कितना होगा। फ्रीक्वेंसी दी गई है 820, फ्रीक्वेंसी 820 है। ठीक है, और तरंग का वेग दिया गया है 420 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे। तरंग की स्पीड क्या होती है, v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कितना दिया गया है 420 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है 820। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 82 को आप 82 से आप 42 को डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 1 से तो कम ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन 1 से ज़्यादा है, तो यानी कि यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.52 मीटर। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति जो है कोई भी वस्तु जितने कंपन करती है 1 सेकेंड में उसको जो है आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम कह सकते हैं कुल कंपनों की संख्या बटे टाइम। ठीक है, तो कुल कंपनों की संख्या है 40 और बटे 2.5 हम कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। 25 एकम 25 और ये 25 छक्के 150। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हर्ट्ज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य है उसका 40 सेंटीमीटर, तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है नोट कर लेते हैं। पहले तो फ्रीक्वेंसी है 4 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज, इसको जो है हमें हर्ट्ज में चेंज करना होगा क्योंकि एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। तो ये 4000 हर्ट्ज हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 हर्ट्ज हो जाएगा। और फिर दिया गया है तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा इक्वल टू दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा। तो ये जो है 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और फिर दिया गया है डिस्टेंस, दूरी, कितनी दूरी दी गई है 3.2 किलोमीटर, 3.2 किलोमीटर।
इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 मीटर ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, समय निकालना है, कितना समय लगेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी समय यानी कि टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे समय हम निकाल लेंगे, दूरी कितनी दी गई है, 3200 मीटर दी गई है। और स्पीड, तो किसी तरंग की स्पीड मैंने आपको बताया था, तरंग की स्पीड वो किसके बराबर होती है, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, तो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य ये कितना दिया गया है, तो 0.4 दिया गया है, 0.4 मीटर। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 4000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 4000 हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 8 32 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 क्या आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना करें। तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी 0.5 मीटर। और इसकी शक्ति बतानी है, तो लेंस की जो पावर होती है ये किसके बराबर होती है, 1/f के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि 1/ फोकस लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 0, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायोप्टर, ठीक है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो यहाँ पे 2 डायोप्टर, इसकी राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक जो है उत्तल लेंस है, ठीक है, और इसकी फोकस लंबाई कितनी दी गई है, तो यहाँ पे फोकस लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंस की जो फोकस लंबाई होती है, एक इधर होती है f1, एक होती है f2। तो उत्तल लेंस में इधर वाला जो है लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो है माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि लेंस हो या मिरर हो, जो राइट हैंड साइड जो भी डिस्टेंस होती है वो जो है माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर की दूरी माइनस में लेते हैं, और जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है यानी लेफ्ट हैंड साइड की दूरी, उधर की सारी दूरी, सॉरी इधर की दूरी प्लस में लेते हैं राइट हैंड साइड की, और इधर वाली दूरी जो है माइनस में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उधर की दूरी माइनस में होगी और इधर की दूरी प्लस में, तो ये जो फोकस बिंदु है ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाता है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर लेंस से दूरी है। तो यहाँ पे यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको जो है माइनस में लेंगे, क्योंकि इधर की दूरी जो है माइनस में लेते हैं। और बताना क्या है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा। तो प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है जितनी दूरी पर, उसको v से प्रदर्शित करते हैं, और ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंस फार्मूला लगा देंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये होता है लेंस का फार्मूला। मिरर फार्मूला जो होता है उसमें माइनस की जगह प्लस हो जाता है, बाकी सब कुछ यही रहता है। तो यहाँ पे 1/f, अगर f जो है 10 सेंटीमीटर है तो 1 जो है 1/f क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। v हमें निकालना है तो 1/v सीधा लिख लेंगे, माइनस 1/u यानी कि 1/-20। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब हमें 1/v निकालना है, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/10, और ये 1/20 जो है इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये जो है माइनस में हो जाएगा, माइनस 1/20। ठीक है, 20 जो है एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे 2 हो गया और -1, तो यहाँ पे 2 - 1 यानी कि 1/20। ये क्या आ गया, 1/v आ गया 1/20। तो v क्या हो जाएगा, v जो है 20 हो जाएगा, v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, यहाँ कहीं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है एक मान लीजिए ये समतल दर्पण है इस तरह से, तो जो भी किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो दर्पण पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण।
और जो परावर्तित होती है, ये किरण आएगी दर्पण से टकराएगी, उसके बाद परावर्तित हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं, इसको अभिलंब या सामान्य नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है आपतित किरण का, उसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण या आपतित कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण के साथ कोण बनता है ये वाला, उसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है। तो ये जो दोनों का बीच का कोण है ये कितना है, 80 डिग्री टोटल। तो आपतित कोण का मान क्या होगा, तो हमेशा आपतित कोण और परावर्तित कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो यानी कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये टोटल अगर 80 है तो ये जो है कितना, इतना हिस्सा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपतित कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कितना होगा, 40, और ये भी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पे अब क्या दिया गया है, एक समतल दर्पण है, इस पर एक आपतित किरण आती है और ये समतल दर्पण के साथ जो है 20 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला जो कोण है वो 20 डिग्री है। ठीक है, और ये जो है परावर्तित हो जाती है, तो यानी कि इधर भी 20 डिग्री का ही कोण बनेगा। और एक अगर हम अभिलंब खींच देंगे तो अभिलंब जो है हमेशा समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 90। तो अगर इतना 20 है तो इतना क्या होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण 70 डिग्री है, आपतन, और 70 डिग्री ही परावर्तन कोण भी हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। तो इन दोनों किरणों के बीच का कोण यानी टोटल पूछा है इतना, तो ये 70 और 70 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री यानी कि 140 डिग्री हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो इसका आवर्धन कितना होगा। तो यहाँ पे अब दर्पण दिया गया है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है यानी कि इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पोल से लेकर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या होती है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, और आर इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो फोकस बिंदु होता है ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस बिंदु होगा बीचों बीच में, तो फोकस बिंदु जो है आर का आधा होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि फोकस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/5, सॉरी 5 का आधा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा फोकल लेंथ। और हमें निकालना क्या है, मैग्नीफिकेंस यानी कि आवर्धन निकालना है। तो जो मिरर का आवर्धन होता है वो होता है -v/u। तो यहाँ पे ये तो दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है यहाँ पे कहीं पे 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो यहाँ पे u भी लिख लेते हैं, u इक्वल टू -10 होगा, क्योंकि इधर की जो दूरी होती है वो माइनस में होती है, इधर की प्लस में होती है। तो यहाँ पे -10 सेंटीमीटर हो जाएगा u का मान। तो u तो हमें पता है लेकिन v हमें नहीं पता है, तो पहले v निकालना होगा तभी हम मैग्नीफिकेंस निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो है मिरर फार्मूला लगा करके हम v का मान निकाल लेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे 1/v हमें निकालना है, तो 1/v क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f, और ये जो है माइनस में हो जाएगा 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे। 1/f कितना हो जाएगा, तो f जो है 5/2 है, तो 1/f क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा 2/5 माइनस 1/u। तो -1/u का मान कितना है, -10, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 प्लस 1/10 ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस 1/10, तो यहाँ पे 5/10 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास,
ये आ गया 1/v। तो v कितना होगा, अगर 1/v 1/2 है तो v इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे मैग्नीफिकेंस निकालने के लिए, -v/u फार्मूला होता है। तो v हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे तो पहले माइनस चिन्ह लगा रहेगा और v की जगह हम रख देंगे 2, ठीक है। और u का मान माइनस में है तो -10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया, दोनों कैंसिल, और 2 से ये 10 जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5, या इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/5 को तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 2 जा 10, ठीक है। तो 0.2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो 0.2, यहाँ पे इसको 0.2 कर लीजिएगा, 0.2 जो है इसका मैग्नीफिकेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसमें प्रकाश की गति क्या होगी। तो कोई माध्यम है, इसका अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, तो इस माध्यम में प्रकाश की गति बताना है कितनी होगी। तो अपवर्तनांक जो होता है इसको n से प्रदर्शित करते हैं और ये c/v के बराबर होता है। c यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल, ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है, इसको c से प्रदर्शित करते हैं, और v यानी कि प्रकाश की माध्यम में चाल, माध्यम में। तो हमें निकालना कि क्या है, प्रकाश की माध्यम में चाल निकालना है, यानी कि v निकालना है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/n हो जाएगा, और c यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल। तो प्रकाश की निर्वात में चाल आप सभी को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और n कितना दिया गया है, तो अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, तो यहाँ पे 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है प्रकाश की माध्यम में चाल आ जाएगी, उस माध्यम में चाल आ जाएगी जिसका अपवर्तनांक 1.5 होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n = m/M, ठीक है, m/M। तो m क्या होता है, ये होता है गिवन मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान, और M क्या होता है, ये होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दिया गया कितना है, 60 ग्राम है, ये m हो गया 60 ग्राम, और हमें मोलर मास निकालना है, यानी मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4u, ठीक है, 4u इसका एटॉमिक मास होता है। और मोलर मास क्या हो जाएगा, अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो मोलर मास जो है 4u की जगह ग्राम लिख देते हैं, वही जो है मोलर मास हो जाता है। जब u लगा होता है तो यानी कि वो एटॉमिक मास है, और g लगा देते हैं ग्राम, तो वो हो जाता है मोलर मास। तो ये हो गया M जो कि 4 ग्राम है। तो अब जो है स्मॉल n क्या हो जाएगा, m/M, ठीक है। तो m यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना है, 60 है, और M यानी कि मोलर मास कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 मोल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15 मोल। अगला क्वेश्चन है, 540 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या क्या होगी। तो मोलों की संख्या आपको पता है कि n इक्वल टू क्या होती है, m/M। तो m तो हमें पता ही है कि 540 है, लेकिन M हमें पहले निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बन का अगर एक एटम हो तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12u होता है, और 6 एटम है तो 12 × 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1u होता है एक एटम का, तो 12 एटम का 12u हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होता है, 16u होता है, और 6 एटम है तो 16 × 6 हो जाएगा। तो 12 × 72 प्लस 12 प्लस 16 × 96, 6 2 8 2 10, ठीक है, 9 1 10 7 17 और 1 18, 180 यहाँ पे आ जाएगा 180u। ये क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास, और मोलर मास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो m कितना है, m है 540, और M कितना है, तो 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 18 3 54। तो यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी आ गई, 3 मोल,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं कितने हैं? 10 हैं। तो यही जो है क्रिस्टलीकरण का जल होता है, इसमें बताना है कि ये कितने प्रतिशत है पूरे का। तो यहाँ पे सबसे पहले पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और उसमें से ये जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा उससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सोडियम का जो है कितना एटॉमिक मास होता है? तो 23 होता है, और 2 एटम है तो 23 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का एक ही एटम है तो कार्बन का एक एटम का 12 यू होता है तो 12 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16 यू, तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा H2O में। ठीक है, यहाँ पे 10 जो आगे लिखा रहता है यानी कि पूरे में जो है, यानी पूरे में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है तो हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 यू और 2 एटम का हो जाएगा 2 यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यू कर दिया हमने। और ऑक्सीजन का जो है कितना हो जाएगा? 16 यू। ठीक है, तो 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48। ठीक है, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई होगा किसमें? 16 2 18 में। ठीक है, 18 दाम है 180। तो 180 ये वाटर इतने का ही है केवल, तो इसको आप अलग रखेंगे। ठीक है, वाटर का आप अलग लिख लीजिए, वाटर का कितना है? 180 है। और पूरे को अगर आप जोड़ेंगे, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 8 2 10 6 16 के 6 और 8 4 12 1 13 4 17 1 18। ठीक है, और 1 1 2, तो 286 टोटल का हो गया इसमें। ठीक है, 286 टोटल का हो गया। और इसमें से कितना है जल का? तो 180 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ 286 लिख देते हैं। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62.9। ठीक है, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 320 ग्राम जल है और इसमें 31 ग्राम नमक मिलाया जाता है। तो ये जो जल है ये क्या है? विलायक, विलायक है। और ये क्या है? 31 ग्राम नमक विलेय है। जो कम होता है वो क्या होता है? विलेय। और जिसमें मिलाया जाता है जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? विलायक। ठीक है, तो 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक मिलाया जाता है और इनको मिला करके जो विलयन बनेगा वो कितने ग्राम का होगा? तो दोनों को मिला देंगे, विलयन कितने ग्राम का होगा? तो 320 ग्राम प्लस 31 ग्राम यानी कि 351 ग्राम जो है टोटल विलयन का मान होगा। और इसमें से नमक कितना है? तो 351 में से नमक है 31 ग्राम। ठीक है, और इसको जो है परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 3100 बटे 351 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके देखिएगा 8.83 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं निकालना है। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है? 2 एटम। एक एटम का होता है 1 यू, तो 2 एटम का 1 × 2 हो जाएगा। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32 यू, तो 32 हो गया। ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो 4 हैं, तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 32 + 64। ठीक है, तो 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 यू आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल का मॉलिक्यूलर मास। और इसका मोलर मास यानी कैपिटल एम क्या आ जाएगा? 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम मोलों की संख्या क्या होती है? स्मॉल n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यानी कि दिया गया द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम है और मोलर मास कितना आया है? तो 98 ग्राम। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.255 ये इसका आंसर होगा। 0.255 ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा बतानी है किसमें? CO2 में।
ठीक है, CO2 में। तो कार्बन का पहले पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो कार्बन का जो है कितना होता है, एक एटम है तो 12 यू हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का जो है 2 एटम है तो ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 16 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 और 16 दूनी 32, तो 12 और 32 को जोड़ेंगे तो 44 यू आ जाएगा। ठीक है, 44 यू। और इसमें से कार्बन का कितना है, तो कार्बन का 12 है, तो कार्बन का जो है 12 है और टोटल का जो है 44 है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27.3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2.8 ग्राम वजन लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है आयरन, इसका जो है एटॉमिक मास कितना होता है, तो इसका 56 यू एटॉमिक मास होता है, यानी कि मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 56 ग्राम हो जाएगा। 56 ग्राम इसका मोलर मास होगा, यानी कि जो है एक मोल में 56 ग्राम होंगे, या 56 ग्राम हम कह सकते हैं आयरन का एक मोल के बराबर होगा। और किसी भी पदार्थ का एक मोल जो होता है ये किसके बराबर होता है, तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतने एटम हो सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 56 ग्राम आयरन में इतने एटम होंगे। तो 1 ग्राम में अगर हमें निकालना हो तो कितने हो जाएंगे, तो 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 और बटे में 56 हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना कितने का है, 2.8 ग्राम में निकालना है, 2.8 ग्राम में निकालना है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56, और यहाँ पे 2.8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और 28 दूनी 56, यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 20 को हम यहाँ पे इसकी जगह पे 2 गुणे 10 भी तो लिख सकते हैं, और 2 से इसको हम काट सकते हैं, 3.011 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.011 और 10 जो है ये जो मल्टीप्लाई में है नीचे, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे यानी 10 की पावर यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 की पावर +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 10 की पावर 23 की से -1 जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 22। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.011 इंटू 10 की पावर 22, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम जिंक में मोल की संख्या क्या होती है। तो 3 ग्राम मोल में जिंक की संख्या बतानी है। जिंक, इसका जो है एटॉमिक मास कितना होता है, तो 65 यू होता है। ठीक है, यानी मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 65 ग्राम हो जाएगा, और मोलों की संख्या यानी इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम कितना दिया गया है, 3 ग्राम, और कैपिटल एम कितना है, तो 65 ग्राम। 3/65, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 0.35 मोल के बराबर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Al2SO4 का होल साइज में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है। तो Al2SO4 का होल साइज, ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, तो 27 यू होता है, और 2 एटम है तो 27 गुणे 2 हो जाएगा। और सल्फर के कितने होंगे एटम यहाँ पे, तो सल्फर के यहाँ पे 3 एटम होंगे, ये जो 3 है ये पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो सल्फर का यानी कि यहाँ पे 3 एटम है, तो सल्फर का एक एटम का होता है 32 यू, तो 3 एटम का 32 गुणे 3 हो जाएगा। और फिर जो है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है, और 3 से मल्टीप्लाई भी है तो 4 3 12 हो जाएगा, तो यानी ऑक्सीजन के 12 एटम है, एक का होता है 16, तो 16 गुणा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 32 यहाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, 54 प्लस 96 प्लस यहाँ पे 16 गुणे 12 192। ठीक है, और 192 यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है ये जो है 16 गुणे 12, ये तो ऑक्सीजन का हमने निकाला था, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है तो इसको अलग लिख लेंगे 192। ठीक है, इनका जब टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 342 यू हो जाएगा। ऑक्सीजन का 192 यू है, तो प्रतिशत अब आप आराम से निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का 192 है, टोटल में से कितने में से 342 में से, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो है 56.14% इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 56.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या दी गई है 298। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो है ये किसके बराबर होता है। तो ये जो है प्रोटॉन यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो होती है वही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है क्या होती है, इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया गया है 298। ठीक है, और इक्वल टू परमाणु संख्या निकालना है, परमाणु संख्या हमें निकालना है प्लस न्यूट्रॉन संख्या कितनी दी गई है 189। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा 298 माइनस 189। 298 से 189 जाएगा तो ये होगा 109। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कोई भी तत्व हो उसकी जो कक्षाएं होती हैं के, एल, एम, एन। तो यहाँ पे के पहली कक्षा हो गई, एल जो है दूसरी, एम तीसरी और एन चौथी। तो किसी भी कक्षा का अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। एन की जगह हम क्या रखते हैं, कक्षा की संख्या, जिस कक्षा का हमें निकालना है। तो यहाँ पे एम कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा का निकालना है तो एन की जगह हम 3 रख देंगे। 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 2 × 9। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। तो एम कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी और का कक्षा का निकालना है, मान लीजिए दूसरी कक्षा का, तो 2 × n की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कक्षा का आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो पीएच स्केल जो होता है ये 1 से लेकर के 14 तक होता है, बीच में 7 होता है जिसका भी वो कैसा होता है, उदासीन, उदासीन होता है, जैसे कि जल और लवण हो गया। 7 से हम जितना 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से जितना एक की तरफ जाएंगे उतना ही क्या होगी, बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जितना हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे, 8, 9 इस तरह से 14 की तरफ जितना जाएंगे उसमें OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इधर वाला विलेन जो होगा 7 से ज़्यादा वाला वो क्षारीय होगा, और 7 से हम जितना एक की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा विलेन अम्लीय होता जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी विलेन का पीएच मान 3 है और 3 से बदल करके क्या हो जाए, 3 से बदल करके 6 हो जाए, 3 से 6 हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो हम अगर इधर से इधर आ रहे हैं 3 से 6 की तरफ तो कम होगी, यहाँ पे कम होगी, और कितनी कम होगी, तो 10 की पावर में कम होती है। ठीक है, अगर 1 पॉइंट कम आते हैं, 1 पॉइंट अगर हम इधर की तरफ आएंगे तो 10 की पावर कितनी कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 1 कम हो जाएगी। अगर 2 पॉइंट आते हैं तो 10 की पावर 2 कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 3 से 6 की तरफ आए तो 3 पॉइंट इधर आए हैं, 3 से 6 आए तो 3 पॉइंट हम इस तरफ आए हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर मान लीजिए 6 से 3 की तरफ जाते तो 10 की पावर 3 गुना ज़्यादा हो जाती, और 10 की पावर 3 यानी कि 1000, यानी कि 1000 गुना क्या होगी, कम हो जाएगी अगर हम 3 से 6 की तरफ जाएंगे। तो किसी विलेन का पीएच मान अगर 3 है और 6 हो जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है और तांबे का घनत्व 8.9 × 10⁻³ kg/m³ है तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सापेक्षिक घनत्व। ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है पदार्थ के घनत्व के, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक है, जल का घनत्व, तो पदार्थ का घनत्व कितना दिया गया है, तो तांबे का घनत्व दिया गया है 8.9 × 10⁻³ kg/m³, और जल का घनत्व कितना दिया गया है 10⁻³
पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 10⁻10⁻³ से, और क्या होगा 8.9। 8.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये जो यूनिट होती है ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया 8.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ 25 नहीं है, ये 17वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो जब भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, C/5 = F-32/9। तो यहाँ पे सेल्सियस दिया गया है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो सेल्सियस की जगह यहाँ पे रख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 5/5 = F की जगह क्या रखेंगे, तो F हमें निकालना है F-32/9। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ 1/1 आ गया। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F-32 = क्या हो जाएगा 9, और F = क्या हो जाएगा 9, और 32 इधर आएगा तो +32। ठीक है, 32 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11। तो यहाँ पे 41 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, यारों को। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।